नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम थिंक एंड ग्रो रिच किताब की समरी बताने वाले हैं जिसके ऑथर है नेपोलियन हिल। दोस्तों, इस वीडियो में हम 9वां सिद्धांत से शुरू करने वाले हैं क्योंकि इससे पहले वाले सिद्धांत के लिए हमने पहले ही एक वीडियो बना दिया है जो इस वीडियो का पार्ट 1 है। आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा या ऊपर आई बटन के द्वारा देख सकते हैं। तो आइए अब आगे के सिद्धांत को शुरू करते हैं। अगला और 9वां सिद्धांत है मास्टरमाइंड की शक्ति और ये अमीरी की दिशा में 9वां कदम है। धन कमाने के लिए और धन कमाने के बाद उसे बनाए रखने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है और उस शक्ति को हासिल करने के लिए इस अध्याय में कुछ तरीके बताए गए हैं। रचनात्मक कल्पना की मदद से अनंत प्रज्ञा से संपर्क किया जा सकता है और उनसे ज्ञान हासिल की जा सकती है। शक्ति के लिए आप संग्रहित और सुव्यवस्थित अनुभव को इकट्ठा कर सकते हैं और ये किसी भी अच्छी या सार्वजनिक लाइब्रेरी में मिल सकता है। जब संग्रहित अनुभव उपलब्ध न हो तब ज्ञान के लिए प्रयोग और शोध का सहारा लिया जा सकता है। आप ज्ञान को अनंत प्रज्ञा, संग्रहित अनुभव या प्रयोग और शोध के द्वारा किसी भी स्रोत से हासिल कर सकते हैं और इन ज्ञान को निश्चित योजना के साथ मिलाकर शक्ति हासिल की जा सकती है। अगर आपकी योजनाएं काफ़ी बड़ी है तो इसके लिए ज़्यादा अधिक और विस्तृत ज्ञान इकट्ठा करने की ज़रूरत होगी और अकेला व्यक्ति को इतने सारे ज्ञान अकेले ही हासिल करने में मुश्किलें हो सकती है। इसलिए अलग अलग तरह के विशिष्ट ज्ञान को एक जगह लाने के लिए नेपोलियन हिल मास्टरमाइंड समूह बनाने की सलाह देते हैं। जब 2 या 2 से अधिक लोग सद्भाव की भावना के साथ ज्ञान को हासिल करते हैं और अपने प्रयास को एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति में लगाते हैं तो इस शक्ति को मास्टरमाइंड की शक्ति कहते हैं। कोई भी अकेला व्यक्ति बिना मास्टरमाइंड की मदद के अपार शक्ति और धन हासिल नहीं कर सकता। 2 या 2 से अधिक दिमागों का संग्रह अकेले दिमाग से कहीं अधिक परिणाम उत्पन्न करता है। जिस तरह बिजली की बैटरियों का समूह एक अकेली बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। अब 10वां सिद्धांत है सेक्स रूपांतरण का रहस्य। ये अमीरी की दिशा में 10वां कदम है। यहाँ पर रूपांतरण का अर्थ है किसी एक तत्व या ऊर्जा के प्रकार को दूसरे रूप में बदलना। सेक्स का भाव एक मानसिक अवस्था लेकर आता है और इस विषय में अज्ञान के कारण इस अवस्था को आमतौर पर शारीरिक रूप से जोड़ा जाता है। हिल्ड बताते हैं सेक्स के भाव के पीछे 3 रचनात्मक संभावनाएं हैं। पहला, मानव जाति का अस्थायीकरण। दूसरा, स्वास्थ्य का संरक्षण और तीसरा, रूपांतरण के द्वारा औसत दर्जे के व्यक्ति से जीनियस में परिवर्तन। सेक्स रूपांतरण का अर्थ है मस्तिष्क का भौतिक अभिव्यक्ति के विचारों से दूसरी प्रकृति के विचारों तक पहुंचना। सेक्स ऊर्जा के रूपांतरण के लिए निश्चित रूप से इच्छा शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता होती है। हालांकि हिल कहते हैं सेक्सुअल अभिव्यक्ति की इच्छा जन्मजात और प्राकृतिक है। इस इच्छा को नष्ट नहीं की जा सकती और ना ही इसे दबाना या खत्म करना चाहिए, बल्कि इसे अभिव्यक्ति के उन रूपों में मोड़ा जाना चाहिए जिनसे इंसान के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा समृद्ध होते हैं। मानवीय मस्तिष्क लालसाओं पर प्रतिक्रिया करता है। वे लालसा जिन पर मस्तिष्क अधिक मुक्त रूप से प्रतिक्रिया करता है इस प्रकार है: सेक्स अभिव्यक्ति की इच्छा, प्रेम, शोहरत, शक्ति या आर्थिक लाभ की प्रबल इच्छा, संगीत, मित्रता, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच सद्भाव पर आधारित मास्टरमाइंड गठबंधन जो आध्यात्मिक या सांसारिक प्रगति के लिए आपस में एक हो जाते हैं। साथ साथ झेला गया दुख, आत्म सुझाव, डर, मादक द्रव्य और शराब। इन आवेगों में से 2 आवेग, डर, मादक द्रव्य और शराब, विध्वंसक है, बाकी सारी आवेग रचनात्मक है। लेखक कहते हैं इतिहास में ऐसे कई लोग के उदाहरण हैं जिन्होंने कृत्रिम मानसिक प्रेरक जैसे शराब या मादक द्रव्य के प्रयोग के द्वारा परिणाम हासिल किए हैं, परंतु यह बात भी याद रखा जाना चाहिए कि ऐसे कई लोगों ने अंत में खुद को नष्ट कर लिया। प्रकृति ने अपना खुद का ऐसा प्रेरक द्रव्य बनाया है जिसके द्वारा इंसान अपने मस्तिष्क को सुरक्षित रूप से प्रेरित कर सकते हैं और अच्छे और दुर्लभ विचार हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सेक्स की प्रेरक शक्ति और 10 आम शक्ति जो पहले ही बताए गए हैं। ऑथर का कहना है महान कलाकार, लेखक, संगीतकार और कवि महान इसलिए बने क्योंकि उन्होंने शांत छोटी आवाज़ पर भरोसा करने की आदत डाली। यह आवाज़ रचनात्मक कल्पना शक्ति की शक्ति के द्वारा अंदर से आती है। अब ऑथर कहते हैं
सेक्स के बारे में गलत विश्वास व्यक्तित्व को क्षति पहुंचाते हैं। हालांकि ऑथर इस अध्याय में सेक्स की कोई वकालत नहीं करना चाहते और इस अध्याय से किसी भी प्रकार का कोई गलत मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। वे तो बस इसे सही ढंग से समझाना चाहते हैं। सेक्स की भावना तभी एक सद्गुण है जब इसका बुद्धिमानी और सावधानी से प्रयोग किया जाए। इसका दुरुपयोग करके अक्सर कई लोग अपने शरीर और मस्तिष्क को नीचे गिरा लेते हैं। आमतौर पर 30 और 40 की उम्र के बीच में इंसान सेक्स रूपांतरण की कला को समझना शुरू करता है, अगर वह कभी सीखता है तो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इससे पहले नहीं सीख सकते। जब कोई इंसान किसी को खुश करने के लिए सिर्फ सेक्स के उद्देश्य से संचालित होता है तो वह चोरी कर सकता है, धोखा दे सकता है और कई घिनौनी काम कर सकता है। सेक्स और ईर्ष्या जब आपस में मिलते हैं तो इंसान एक पागल जानवर बन सकता है। लेकिन जब कोई सेक्स के भाव में प्रेम का भाव मिश्रित करता है तो वो अपने कार्य को अधिक बुद्धिमानी, संतुलन और तर्कपूर्ण ढंग से कर सकता है। इन भावनाओं की उपस्थिति को अपने मस्तिष्क में प्रबल विचारों के रूप में प्रोत्साहित करें और बाकी सभी विनाशकारी भावों को हतोत्साहित करें। इन भावनाओं के साथ अच्छे चरित्र का होना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो ये विनाशकारी बन सकता है। प्रेम का प्रभाव अस्थायी है क्योंकि प्रेम की प्रकृति आध्यात्मिक है। अगर आपको लगता है आप दुर्भाग्यशाली हैं क्योंकि आपने प्रेम किया है और आपका प्रेम खो गया है, तो इस विचार को दूर निकालें और इस विचार को भी निकाल दें कि प्रेम सिर्फ एक बार आता है। प्रेम अनंत बार आ सकता है और जा सकता है, परंतु कोई भी दो प्रेम अनुभव एक से नहीं होते। सभी प्रेम अनुभव लाभदायक है, परंतु उस व्यक्ति के लिए नहीं जो प्रेम के जाने के बाद नफरत या विक्षोभ की आग में जलने लगता है। प्रेम के मामले में निराशा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको प्रेम की भावना और सेक्स की भावना में अंतर समझना होगा। और एक महत्वपूर्ण अंतर है, प्रेम आध्यात्मिक होता है जबकि सेक्स जीव वैज्ञानिक होता है। अब अगला और 11वां सिद्धांत है अवचेतन मस्तिष्क या सबकॉन्शियस माइंड। ये अमीरी की दिशा में 11वां कदम है। आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे अपनी इच्छानुसार कोई भी योजना, इच्छा या लक्ष्य दे सकते हैं जिसे आप मूर्त रूप में रूपांतरित देखना चाहते हैं। अवचेतन मस्तिष्क वो कड़ी है जो इंसान के सीमित मस्तिष्क और अनंत प्रज्ञा को एक साथ जोड़ता है। रचनात्मक प्रयास के लिए आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को ऊर्जा दे सकते हैं और ऐसा आप इस किताब में दिए गए 13 सिद्धांतों के द्वारा कर सकते हैं। अवचेतन मस्तिष्क खाली नहीं बैठता। अगर आप अपनी इच्छाओं को अपने अवचेतन मस्तिष्क में नहीं डालेंगे तो ये किसी न किसी विचार को अपने अंदर डाल लेगा और उसके अनुसार काम करने लगेगा। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही विचार अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंच सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस विचार और इच्छा को इसके अंदर डालना चाहते हैं। भाव के साथ मिला हुआ विचार अवचेतन मस्तिष्क पर सक्रिय प्रभाव डालता है और अवचेतन मस्तिष्क इस पर तीव्र प्रतिक्रिया भी करता है। भाव दो तरह के होते हैं, सकारात्मक भाव और नकारात्मक भाव। प्रमुख 7 सकारात्मक भाव इस प्रकार हैं: इच्छा का भाव, आस्था का भाव, प्रेम का भाव, सेक्स का भाव, उत्साह का भाव, रोमांस का भाव, आशा का भाव। और प्रमुख 7 नकारात्मक भाव इस प्रकार हैं जिनसे बचना चाहिए: डर का भाव, ईर्ष्या का भाव, घृणा का भाव, प्रतिशोध का भाव, लालच का भाव, अंधविश्वास का भाव और क्रोध का भाव। सकारात्मक और नकारात्मक भाव मस्तिष्क में एक ही समय में एक साथ नहीं रह सकते, तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस भाव को रखना चाहते हैं। सकारात्मक भाव के लिए आपको आदत का नियम अपनाना होगा। सकारात्मक भाव को अमल में लाना होगा और उसे आदत बनाना होगा। आप अवचेतन मस्तिष्क के उपयोग से अधिक प्रभावी प्रार्थना कर सकते हैं। इसका एक डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, इसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा देख सकते हैं। अब अगला और 12वां सिद्धांत है मस्तिष्क। ये अमीरी की दिशा में 12वां कदम है। ऑथर कहते हैं मानवीय मस्तिष्क रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिद्धांत की तरह ही काम करता है। अवचेतन मस्तिष्क का ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के जैसा होता है जिसके द्वारा विचार के कंपन प्रसारित किए जाते हैं, और रचनात्मक कल्पनाशीलता मस्तिष्क का रिसीविंग सेट की तरह है जो विचार की ऊर्जा को ग्रहण करता है।
ऑथर कहते हैं महानतम शक्तियाँ अमूर्त होती है और हमें ये पता होना चाहिए कि हम सभी उन शक्तियों द्वारा नियंत्रित होते हैं जो अदृश्य और अमूर्त है। नेपोलियन हिल की एक बात हमेशा याद रखें, सफलता की सीढ़ी पर ऊपर की तरफ कभी भीड़ नहीं रहती। अब अगला और 13वां सिद्धांत है छठी इंद्रियां या द सिक्स्थ सेंथ। ये अमीरी की दिशा में 13वां कदम है। छठी इंद्रिय के द्वारा अनंत प्रज्ञा इच्छानुसार संपर्क कर सकती है और करती है। इस सिद्धांत को बाकी के 12 सिद्धांतों को अपनाने के बाद ही समझा जा सकता है, नहीं तो ये आपको अविश्वसनीय लगेगा। छठी इंद्रिय के विकास से आपके सामने बुद्धिमानी के मंदिर का द्वार हमेशा के लिए खुल जाता है। छठी इंद्रिय कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप इच्छानुसार ओढ़ लें या हटा दें। इस महाशक्ति का प्रयोग करने की योग्यता धीरे धीरे आती है और बाकी के सिद्धांतों के प्रयोग से आती है, इसलिए इस सिद्धांत को सबसे अंत में रखा गया है। समस्त उपलब्धि का शुरुआती बिंदु इच्छा है और अंतिम बिंदु उस किस्म का ज्ञान है जो समझ की ओर ले जाता है। खुद की समझ, दूसरों की समझ, प्रकृति के नियमों की समझ और सुख की समझ। इस पुस्तक के आखिरी अध्याय में ऑथर ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई है कि क्यों छठी इंद्रिय काम नहीं करती। जब तक आपके दिमाग में अनिर्णय, शंका और डर होगा तब तक छठी इंद्रिय काम नहीं करेगी। ये तीनों आपस में मिले होते हैं, जहाँ एक मिलेगा बाकी दोनों वहाँ अपने आप मिल जाएगी। ये तीनों इतने सूक्ष्म और खतरनाक होते हैं कि हमें उनके उपस्थिति का पता नहीं चलता, लेकिन इनके कुछ लक्षण हैं जिनके द्वारा हम इसका पता लगा सकते हैं। अनिर्णय पहले शंका में बदलता है और फिर अनिर्णय और शंका दोनों मिलकर डर बन जाते हैं। ऑथर ने कुछ 6 महत्वपूर्ण मूलभूत डर को बताया है जो इंसान को उसके जीवन में कभी न कभी सताता ही है, और जो लोग इन डर का शिकार नहीं होते वे भाग्यशाली होते हैं। वे डर इस प्रकार हैं: गरीबी का डर, आलोचना का डर, बुरे स्वास्थ्य का डर, प्रेम के बिछोह का डर, बुढ़ापे का डर, मौत का डर। परंतु ऑथर ये बिल्कुल साफ साफ बताते हैं कि डर सिर्फ एक मानसिक अवस्था है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। किसी भी मानसिक अवस्था को नियंत्रित किया जा सकता है और उसे दिशा भी दी जा सकती है। इसी प्रकार चिंता भी डर पर आधारित एक मानसिक अवस्था है और इसे भी नियंत्रित किया जा सकता है। जब भी आपको लगे कि आप ज़्यादा चिंतित हैं तो आप नेपोलियन हिल के द्वारा कही गई इस बात को ज़रूर याद करें कि जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका मूल्य इतना ज़्यादा हो कि हम चिंता करके उसकी कीमत चुकाएं। इसी के साथ ये समरी खत्म होती है, और इसी तरह की और भी पुस्तकों की समरी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।